हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर जो हमारा चल रहा है, जिसका एक लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज सेकेंड लेक्चर हम लोग करने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों को जो करना है टॉपिक कवर, आज हम लोग कैपिटल जी के बारे में डिस्कस करेंगे और कैपिटल जी का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कैपिटल जी है क्या, इसको यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है। इन सारी चीज़ों पर, इन सारे टॉपिक्स पर वी हैव टू डिस्कस टुडे। ठीक है। इससे पहले जो क्लास हुआ है फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट, उसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन और जो जो टॉपिक हमको पढ़ना है, जोन से टॉपिक हमको पढ़ना है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन लेक्चर फर्स्ट में हमने किया था। और वहाँ से ग्रेविटेशन को डिफाइन किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन किया था, फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड किया था। और हमने बताया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, न्यूटन्स ने दिया था। इन सारे चीज़ों के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया। और वहाँ से कितना फोर्स लग रहा दो ऑब्जेक्ट के बीच, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर से हम फाइंड करेंगे, उसको कैसे डिराइव करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन हमने लेक्चर फर्स्ट में कर लिया है। अगर आप में से कोई भी अगर नहीं देखे हैं वो लेक्चर को, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो जो लेक्चर आप देख रहे हैं उसके नीचे इस तरीके का होगा साइन, उस पर जब क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन का लिंक आएगा, वहाँ पर स्क्रॉल कीजिएगा तो वहाँ से जाकर के आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें प्लेलिस्ट हर क्लास का है, हर मतलब आपको 8 का भी मिल जाएगा और उसमें 10th का भी है, 9th का भी है। तो आप 9th के फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप देख लीजिएगा। और पहली बार जो लोग विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। क्लियर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल जी के बारे में। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। ठीक है। कैपिटल जी के बारे में आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था, लास्ट में जो फॉर्मूला था हमारा F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला ड्राइव किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ये फार्मूला वो फोर्स निकालने का है जो फोर्स दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, कोई दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस r पे, उसके बीच जो लगने वाला फोर्स है उसको निकालने के लिए ये फार्मूला, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करने का ये फार्मूला F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ m क्या है, मास ऑफ बॉडी 1 और m2 क्या है, मास ऑफ बॉडी 2, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये F है। अब देखिए, ये जो आपका फोर्स, हमने ये भी डिस्कस किया था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी m1 m2 के मल्टीपल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। इसका मतलब ये भी बताया था मैंने कि अगर मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। सपोज कीजिए कि अभी हम मास क्या कर लें, m1 1 kg ले लें। सपोज m1 क्या ले लेते हैं, हम 1 ले लेते हैं 1 kg, और m2 भी ले लेते हैं 1 kg। ठीक है। और r आप ले लीजिए, डिस्टेंस 1 मीटर ले लीजिए, तब फाइंड करते हैं हम फोर्स कितना निकलता है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी m1 m2 बाई आर इसका फॉर्मूला ही है। तो G इक्वल टू जी इंटू 1 बाई 1, तो F बराबर G, और G का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये उसका यूनिट होता है। ये यूनिट कैसे आया इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा आपका
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ये जो कि बहुत कम फोर्स है, जो कि बहुत कम फोर्स है। इसीलिए दो लाइट ऑब्जेक्ट, दो 1 kg का ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ किसी डिस्टेंस पे तो वो उस पर उसका कोई असर दिखता ही नहीं है, कोई इफेक्ट दिखता ही नहीं है। ठीक है, अगर यहीं पे हम क्या करें, बढ़ा दें, इसकी जगह 2 कर दें, दोनों मास को अगर डबल कर दें तब क्या हो जाएगा, 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 गुने 2, तो क्या हो जाएगा, 4g हो जाएगा। यहाँ F बराबर क्या था, g था जब 1 था, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 4g हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। नहीं तो जैसे जैसे हम मास बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपका फोर्स भी घटेगा, क्योंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यानी 1/r²। अगर हम क्या करें, r को r बराबर अगर 2 कर दें तो F क्या किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। अब g के बारे में डिस्कस करेंगे, g होता क्या है। आपने देख लिया कि कैसे मास को बढ़ाने से फोर्स बढ़ता है और कैसे आर को बढ़ाने से फोर्स घटता है, और इससे ये प्रूफ हो गया, फ्रॉम दिस एग्जांपल वी हैव प्रूव दैट आर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस विच इज कॉल्ड, जो कि किनके द्वारा कहा गया है, न्यूटन साहब के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं जी क्या है। देखिए यही फॉर्मूला है, F इक्वल टू जी m1m2/r², जहाँ पे G जो है आपका, F तो आपका हो गया फोर्स, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, कैसा, तो ग्रेविटेशनल m1 हो गया मास ऑफ बॉडी 1, मास ऑफ बॉडी 1, m2 हो गया मास ऑफ बॉडी 2, मास ऑफ बॉडी 2, और r क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और ये जो जी है आपका, ये कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट जिसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू यहां पर देखिए, वैल्यू ऑफ जी ये प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड है। और किसने कैलकुलेट किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने कैलकुलेट किया था लेबोरेटरी में। और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, किसी बुक में आपको मिलेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, या किसी बुक में मिलेगा 6.7 इंटू 10⁻⁻11। तो दोनों वैल्यू क्या है, सही है, दोनों वैल्यू सही है। किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने वैल्यू कहाँ से फाइंड किया, तो लेबोरेटरी में फाइंड किया, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, हमको बस याद रखना है। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 भी ले सकते हैं, या 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ये आपका वैल्यू ऑफ जी है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है लेबोरेटरी में, इसमें और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये याद रखना है कि वैल्यू जी का कितना होता है। अब ये जो कैपिटल जी है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। वाई कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका आंसर ये होगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। अगर दो ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा हुआ है तो उसमें भी यही वैल्यू लेंगे, दो ऑब्जेक्ट अगर चांद पे रखा हुआ उसमें भी यही वैल्यू लेंगे, और दो ऑब्जेक्ट अगर कहाँ रखा हुआ है, तारों के शहर में रखा हुआ है, तब भी यही वैल्यू लेंगे। मतलब दो स्टार के बीच भी अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, तब भी यही वैल्यू लेंगे। चांद सूरज के बीच निकाल रहे हैं तब भी यही जी लेंगे, सूरज और स्टार के बीच निकाल रहे हैं तब भी यही जी की वैल्यू लेंगे। यानी हर जगह जी की वैल्यू सेम होगा, बदलेगा नहीं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। समझ गए?
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, आइदर टेरेस्ट्रियल बॉडी, आइदर सेलेस्टियल बॉडीज, या आइदर हेवनली बॉडीज। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जी समझ गए क्या है? कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। वैल्यू ऑफ जी 6.67 इंटू 10⁻11। उसके बाद अब हम लोग फाइंड करेंगे एसआई यूनिट ऑफ जी। एसआई यूनिट ऑफ जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। एसआई यूनिट ऑफ जी, एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी देखिए कैसे निकालेंगे। शुरू में ही वी हैव डिस्कस्ड, हमको यूनिट रटना नहीं है, समझना है, फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला फाइंड किया था, F इजकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें हम तो जी क्या हो जाएगा, जी m1 m2 इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक देखिए ये g इंटू आर, इसको सिंपलेस्ट वे में ले लीजिए 1 इंटू, और ये क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, जी m1 m2 बाई इज इक्वल टू और एफ इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमको g का वैल्यू निकालना है, तो g इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ये मल्टीपल में है तो g इजकल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 और ये m2, ये इधर इसके गुना में है, मल्टीपल में है, m1 m2 g के मल्टीपल में है, और इक्वल्स के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इतना तो बात आप समझते होंगे। अगर ये भी नहीं समझते हैं तो मैं क्या करूं, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैपिटल जी हो गया एफ इंटू आर स्क्वायर बाय m1 m2। आगे देखिए यहाँ से जी का फॉर्मूला क्या हो गया, जी इजकल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। अब देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फोर्स का ऐसा यूनिट, फोर्स का होता है न्यूटन। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो डिस्टेंस का अगर मीटर है तो डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस का मीटर इंटू मीटर होगा, यानी मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर को हम क्या माने थे, डिस्टेंस, रेडियस नहीं है यार, डिस्टेंस है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बाय मास का केजी इंटू केजी, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया आपका एसआई यूनिट ऑफ जी। जी का एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट लो बता ही देते हैं, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट। सीजीएस यूनिट देखो, न्यूटन को क्या बोलते हैं सीजीएस सिस्टम में, डाइन, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, नहीं केजी को ग्राम बोलते हैं, तो डाइन सीएम स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, इतना बात याद रखना है। इस हम निकाल दिए एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी। क्लियर, एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी याद आपको रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी का फॉर्मूला एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 और m2 बाई m1 और m2, m1 इंटू m2। इतना बात समझ में आया, बताओ जल्दी जल्दी बताइए, यस और नो, यस और नो। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं डिफिनेशन ऑफ जी पे। डिफिनेशन ऑफ जी, पहले हमने जी को जाना, जी है क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर हमने जाना जी का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11। उसके बाद हमने जाना कि उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद अब हम जानेंगे कि ये डिफिनेशन क्या है, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो रिवर्स वे में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब डिफिनेशन ऑफ जी पर चलते हैं।
अब है डेफिनेशन ऑफ जी। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी को कैसे डिफाइन करेंगे हम, या डिफाइन कैपिटल जी। देखिए अच्छे से समझिएगा। अभी हमने जी का एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए अगर कोई दो ऑब्जेक्ट, समझना अच्छे से इसको आप, ये है आपका m1 और ये है आपका m2, ठीक, ये दोनों r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक। m1 बराबर आपका क्या है 1 kg अगर है, और m2 भी क्या है 1 kg है, और r क्या है 1 मीटर है, तब क्या हो जाएगा, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफ f इक्वल टू g इंटू 1 इंटू m2 1 बाई 1 का स्क्वायर 1 मीटर, f इक्वल टू g, f बराबर g। तो f क्या है, g क्या है, या फिर और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और g बराबर f हो सकता है, g इक्वल टू f, या आप इस वाले फॉर्मूला पे भी पुट कर दिए, g इक्वल टू क्या होता है m1 m2 बाई आर स्क्वायर, f इंटू g इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। अब देखिए इसी से समझिए, इस पे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसी से समझिए। तो ये जो आपका है f किसके बराबर हो गया, g के बराबर हो गया, या यूं कह सकते हैं g f के बराबर हो गया, जी f, समझ रहे हो। ये क्या है तुम्हारा f इक्वल टू जी, यानी ये जो फोर्स है, ये जो g है वो फोर्स है जो किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा है, जो कितने 1 kg का है और 1 मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है। तो g क्या है, फोर्स है, g बराबर फोर्स है, g इक्वल टू फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा है, विच हैव मास 1 kg एंड सेपरेटेड एट डिस्टेंस 1 मीटर। समझे, जी है फोर्स, जी फोर्स के बराबर है, किस फोर्स के बराबर, वो फोर्स के बराबर जो दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg और 1 kg है और 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, जी के बराबर है, ठीक है। जी अभी डिफाइन कैसे कीजिएगा कि जी, कैपिटल जी इज ए अमाउंट ऑफ फोर्स, अमाउंट of force which is acting between two object having mass 1 kg and separated at distance, separated at डिस्टेंस 1 मीटर। जो g का वैल्यू कितना है बताइए जल्दी, ये हो जाएगा आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और फोर्स लग रहा था न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है, समझ में आया। g वो अमाउंट ऑफ फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा है, जिसका मास कितना है 1 kg है, और कितने दूरी पर सेपरेटेड है 1 मीटर पे सेपरेटेड है, ठीक है। इतना बात तो समझ में आया ही होगा, ठीक है। अरे बताइए समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो जी मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है, यही दोनों ऑब्जेक्ट 1 kg का है और 1 मीटर पे रखा हुआ है, इन दोनों के बीच जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है यही जी के बराबर है, या वही जी है, ठीक है, क्लियर। आई होप इतना तो बात समझ में आया होगा। तो कैपिटल जी डिफाइन भी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बात है, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये स्केलर है या वेक्टर है बताइए। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसको कीप इट इन योर माइंड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी
या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। फॉर्मूला क्या हो गया, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। कैपिटल जी को निकालने का फॉर्मूला G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 बाई m2। जी का वैल्यू बोलिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है। जी की वैल्यू किसने बताया, हेनरी कैवेंडिश ने। जी का वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने बताया, लेबोरेटरी में ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। क्लियर। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा जो अभी बोल रहे हैं, मेरी बानी को ध्यान से सुनिए। अगर दो ऑब्जेक्ट, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट है, लाइटर ऑब्जेक्ट है, तो उनके बीच फोर्स कम लगेगा, और बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब देखिए जनरल लाइफ में हम ये देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपस में, दो बुक रखा हुआ है, दो पर्सन बैठे हुए हैं, या दो मार्कर ही एक साथ रखा हुआ है, वो दोनों एक दूसरे को नहीं खींचता है। क्यों नहीं खींचता है, क्योंकि इनके बीच लगने वाला फोर्स बहुत कम है। अभी हम देखें कि अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। अब देखिए -11 न्यूटन है, बहुत कम फोर्स लग रहा है, इसलिए दो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे पास में भी रखा हुआ है तब इसका इफेक्ट शो नहीं होता है। उसी तरीके से अगर बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तब उसमें इफेक्ट शो होगा। इवन ये जो आपका पूरा सोलर सिस्टम है ये ग्रेविटेशन की वजह से है। या फिर देखिए एक हमारा अर्थ है और मार्कर है, तो मार्कर को जब छोड़ेंगे तो हमेशा अर्थ की तरफ खींच जाएगा। को हमको पता है कि कौन सा फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लीजिए अर्थ भी क्या होता आपका मार्कर के मास के बराबर होता, तो दोनों एक दूसरे को नहीं खींचता, ऐसे ही रहता। अर्थ के पास बहुत ज़्यादा मास है, इसीलिए क्या करता है कि वो मार्कर को खींच लेता है। सवाल यहाँ पर ये है कि क्यों मार्कर ही खिंचाता है और वो क्यों नहीं खिंचाता, मार्कर अर्थ को क्यों नहीं खींचता, जबकि दोनों सेम फोर्स लगा रहा है। तो इसको समझना पड़ेगा। देखिए F इक्वल टू हम लोग जानते हैं ma होता है, तो A इक्वल टू क्या होगा, A इक्वल टू यहाँ से रिलेशन क्या होगा, A इक्वल टू F बाई m। अब देखिए ये जो एक्सीलरेशन है यानी मूवमेंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। ये जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, यानी अगर मास कम होगा, हल्का होगा, तो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट ज़्यादा करेगा, और मास ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कम करेगा। तो सपोज कीजिए एप्पल वाला ही ले लीजिए, ये आपका अर्थ है। ठीक, देखिए पृथ्वी आ गया बोर्ड पे, ये अर्थ है और ये एप्पल है दो। ठीक है, ये आपका एप्पल है, दोनों तो एक दूसरे को सेम फोर्स से खींच रहा है, ये भी सेम फोर्स से खींच रहा है, ये भी सेम फोर्स से खींच रहा है। ठीक, तो लेकिन ये इसकी तरफ मूव कर जाता है, ये इसकी तरफ मूव नहीं करता है। तो रीज़न यही है क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो इसका मास ज़्यादा है, तो जैसे ही मास इंक्रीज करेगा एक्सीलरेशन डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए ये एक्सीलरेट नहीं करता है, एक्सीलरेट एप्पल करता है अर्थ की तरफ। तो आपको समझ में आया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ क्यों गिरता है, वो ऑब्जेक्ट जो ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड में है और उससे कम है। जैसे एरोप्लेन अगर क्रैश होता है तो नीचे की तरफ गिर जाता है, क्यों, क्योंकि अर्थ के मुकाबले में एरोप्लेन का मास बहुत कम है। उसी तरीके से पत्थर फेंकते ऊपर फिर नीचे चला आता है, तो उसका रीज़न यही है, क्या कि एक्सीलरेट वही वस्तु करेगा जिसका मास कम होगा, एक्सीलरेशन यानी मूवमेंट वही करेगा जिसका मास कम होगा। क्लियर। इस पर और डिटेल हम लोग डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि दो एबी ऑब्जेक्ट है तो उस पर कितना मास, कितना फोर्स लगेगा, दो लाइटर ऑब्जेक्ट है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। इस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस करेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशन भी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ ग्रेविटी है उसको भी डिस्कस करना है। इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय।